हाँ, तो स्वागत करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री को स्वागत हमें करना पड़ेगा और ज़रूर करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज़ क्लास 10 में अगर कोई इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स का चैप्टर आप मुझे या फिर किसी भी मैथ्स टीचर आपके टीचर को पूछते हो तो सबसे पहला नाम आपका ट्रिगोनोमेट्री का ही आएगा। लेकिन क्यों? क्या है इस चैप्टर में जिससे कि ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के लिस्ट में टॉप में आता है? क्योंकि ये चैप्टर सबका फेवरेट होता है। इस चैप्टर्स में सीखने को बहुत कुछ मिलते हैं हमें, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है ये एंगल और साइड्स होते, जो एक ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स के होते हैं उनको लेकर के मतलब उनके बारे में होता है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री के रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया सब कुछ, ठीक है। वो सिर्फ फार्मूला के बारे में कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं जिससे कि आप टेन थीटा कॉस एट्सेट्रा एट्सेट्रा के जो एंगल्स के वैल्यूज़ है कैसे आपको याद रखने, कैसे निकालने हैं, ऐसे। अच्छा, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम फुल डिटेल्स अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो एक्चुअली एक ऐसा ब्रांच है, कह सकते हो, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, एक सेक्टर है, कह सकते हो। सेक्टर, सेक्शन, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। एक पार्ट है जहाँ पर हमें ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में मतलब मेंसुरेशन करते हैं, सिंपल भाषा में बोलूँ तो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दो वर्ड है, ट्रीगोनो और एक है मेट्री। अभी मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट और ट्रीगोन या फिर ट्राइगोन जो भी बोल सकते हो। ट्रीगोन का मतलब होता है कि 3 साइड वाला एक पॉलीगॉन। अभी 3 साइड वाला पॉलीगॉन किसे कहते हैं हम? एक ही है, क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल ही सिर्फ एक ऐसा लौता है जिसका 3 साइड है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइंगल। अभी क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम ट्राइंगल में से सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे इस क्लास 10 में, पूरे क्लास 10 में। राइट एंगल्ड ट्राइंगल या फिर राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है भाई। तो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ABC। ये 90 डिग्री नहीं हो रहा है क्या? रुको। हाँ, इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC। तो इस ट्राइंगल का नाम हो गया है ABC और ये एंगल B में 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ओके। अभी अगर हम एंगल C को थीटा मानते हैं, थीटा मतलब क्या? एक सिंबल। थीटा मतलब एक सिंबल है, थीटा, THETA, इसे हम कहते हैं थीटा, जो ग्रीक सिंबल से आया है, ठीक है। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये सब बातें बाद में होगी। जैसे हम बोलते हैं ना XYZ, ठीक है, वेरिएबल्स हैं, वैसे ही थीटा भी एक वेरिएबल टाइप है, सिंबल है, ठीक है, जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट है। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 30 डिग्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैसे ही, ठीक है। अच्छा, सो थीटा एक सिंबल है, ठीक है। थीटा कुछ नया कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसा नहीं है, बस एक सिंबल है। फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, हमेशा याद रखो, एक ट्राइंगल में थीटा के रेस्पेक्ट में ही हमें साइड्स को जज करने हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, ये वाला हाइपोटेन्यूज, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, है ना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ये नीचे वाला पार्ट बेस नहीं होता,
हमेशा ये वाला साइड परपेंडिकुलर नहीं होगा और हमेशा ये वाला साइड हाइपोटेन्यूज नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। ये इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये होगा। अच्छा, कैसे समझोगे कौन सा वाला परपेंडिकुलर होगा, कौन सा वाला बेस होगा, कौन सा वाला हाइपोटेन्यूज होगा? हमेशा याद रखो 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट में जो साइड रहेगा उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज, हमेशा। ठीक है, हमेशा याद रखो जो भी ट्राइंगल आपको देखने को मिले, अगर 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड आपको दिख रहा है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, तो हमेशा याद रखो 90 डिग्री के ऑपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है। ओके, और थीटा एंगल को हमने जो लिया है, जिस एंगल को हमने थीटा माना है, हमने एंगल सी को थीटा माना है, तो एंगल सी के ऑपोजिट में जो साइड है, अभी एंगल सी के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? ए बी साइड है। ये हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो थीटा मतलब एंगल सी के ऑपोजिट में जो साइड रहेगा वही हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो साइड 90 डिग्रीज़ के ऑपोजिट में रहेगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। और जो साइड अभी ये हाइपोटेन्यूज मिल गया, ये परपेंडिकुलर मिल गया, तो लास्ट वाला एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो होगा बेस हमारा। ठीक है ना? तो लास्ट में बचेगा वो क्या रहेगा? वो बेस ही रहेगा, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता। तो ये बेस होगा। ये किस एंगल के रिस्पेक्ट में है? ये थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। अगर थीटा एंगल सी हुआ तो, अगर एंगल सी थीटा के बराबर हुआ तब जाके ए सी हाइपोटेन्यूज, ए बी परपेंडिकुलर एंड बी सी बेस। लेकिन अगर हम अभी चेंज कर देते हैं एंगल को, तो क्या करते हैं? एंगल को चेंज कर देते हैं। कॉपी, ये देखो अभी हमने क्या किया? एंगल को चेंज कर दिया। ठीक है, अभी इस ट्राइंगल को मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है भाई, अभी मान लेते हैं थीटा जो है, अभी ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है। तो अब मुझे बताओ कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है? तो मैंने आपको क्या बोला था? 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड रहेगा उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। हाँ भाई, याद है। फिर थीटा एंगल जो है, कौन है थीटा एंगल? यहाँ पर पी है थीटा एंगल। तो थीटा एंगल के ऑपोजिट में जो रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो लास्ट में रहेगा बच गया वो होगा बेस बी। समझ में आ गया? अच्छा, तो लिखो इसके ऑपोजिट में जो साइड रहेगा ये है हाइपोटेन्यूज, H। अब और इसके ऑपोजिट में जो रहेगा थीटा के ऑपोजिट, ये होगा हमेशा परपेंडिकुलर, P। और जो लास्ट में बच गया वो कौन होगा? वो होगा हमारा बेस। ठीक है, तो अब क्लियरली देख सकते हो कि एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में कैसे साइड्स बदल रहे हैं। ठीक है, साइड्स कैसे बदल रहे हैं एक एंगल के रेस्पेक्ट में। तो हमेशा याद रखो ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा एंगल के रेस्पेक्ट में साइड्स बदल जाती हैं, जैसे अभी आपने देखा। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट नाम मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है, एक अच्छा नाम है, ऑपोजिट साइड। इसे हम कहते हैं ऑपोजिट साइड। क्यों भाई ऑपोजिट साइड कहते हैं इसको? बिकॉज ये थीटा एंगल जो होता है उसका ऑपोजिट में हमेशा होता है, इसलिए इसको हम ऑपोजिट साइड कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है ऑपोजिट साइड। और जो बेस है उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, जो बेस होता है उसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। क्यों? बिकॉज एंगल क्यू के एडजेसेंट में ये है। अभी आप बोलोगे भाई तो फिर तो ये भी तो इसके एडजेसेंट में है, तो फिर इसको एडजेसेंट साइड क्यों नहीं कहते? बिकॉज ये एडजेसेंट साइड इसे इसलिए नहीं कहते हैं बिकॉज इसे हम कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एट राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपको याद हो तो हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे लंबा साइड होता है, इसलिए इसका दूसरा और कोई नाम नहीं है, वरना इसे भी हम एडजेसेंट साइड कह सकते हैं। लेकिन एडजेसेंट साइड किसको किया हमने? बेस को हमने नाम दे दिया एडजेसेंट साइड, बिकॉज ये तो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ओके,
तो डिटेल में हम समझेंगे, बिकॉज अभी क्लास 10 है तो डिटेल में हमें समझना पड़ेगा। अभी ट्रिगोनोमेट्री के कुछ रेशियोज़ भी होते हैं। रेशियो मतलब क्या, समझाता हूँ। क्लास 7-8 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, लेकिन किस फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में। मतलब दोनों डेटा के बीच में डिवाइड करके हम उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। हाँ भाई, ये मुझसे इतना साल बड़ा है, ये मैं उससे इतना साल छोटा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरा दोस्त है ए, जिसका जो यू कैन से एज है वो मान लेते हैं 20 ईयर्स, ठीक है। तो मेरा दोस्त है ए जिसका एज है 20 ईयर्स, और मान लीजिए मैं हूँ ये और मेरा एज है सपोज़ मान लेते हैं 25 ईयर्स, ठीक है भाई। अभी इनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, किस फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में। मतलब ए बाई बी, मतलब क्या होगा, 20/25 20/25 हो गया। अभी कैंसिल करो, कैंसिल करने के बाद क्या आता है, 4/5। कैंसिल करने के बाद आता है a बाई बी बराबर 4/5। अभी पता है यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती, बहुत लोग सोचते हैं कि a बराबर 4 और b बराबर 5। ये आपको नहीं सोचना है। यहाँ से आपको ये नहीं सोचना है कि a बराबर 4 है और b बराबर 5 है, ठीक है। ये बहुत लोग गलती कर देते हैं कि उनको लगता है अरे भाई ये तो इक्वल टू का साइन है, मतलब क्या, a = 4 और b = 5। नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो ट्रू क्या है, ट्रू ये है कि a बाई बी = 4/5 है ना। इसमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसमें अभी हमें ये करना पड़ेगा, अरे क्या हो गया ये, इसमें अभी ये करना पड़ेगा कि हमें अभी ये बताना पड़ेगा कि किस नंबर से 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमें क्या वैल्यू मिले, 20 मिले, ठीक है ना। तो 4 इंटू व्हाट विल गिव अस 20। तो आप बोलोगे 5, हाँ भाई, तो 5 मल्टीप्लाई कर दो 5। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, ओके। तो 4 इंटू 5 करने से क्या हुआ, हमें 20 मिला, ओके। अभी मुझे बताओ 5 के साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि हमें 25 मिले। तो आप बोलोगे सिंपल है, 5 मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 5 करने से हमें 25 मिलेगा, ओके। तो देखने वाली बात ये है कि ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि हमें 20 मिले, सॉरी। और नीचे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा क्यों, ताकि हमें 25 मिले नीचे। तो जाहिर सी बात ये है कि 5 जो है ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, बिकॉज इसका वैल्यू सेम है नीचे भी और ऊपर भी। तो 5 को हम क्या बता सकते हैं, 5 जो है हमारा कांस्टेंट है, k लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट, k = कांस्टेंट, ठीक है। तो 5 हमारा कांस्टेंट है, मतलब क्या समझे कि 4 के साथ कुछ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जिससे कि हमें 20 मिल रहा है। तो a का वैल्यू 4k के बराबर है, ठीक है, या फिर 4x के बराबर, 4x के बराबर है। मतलब कि 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर हमें 20 मिल रहा है। तो इसलिए a का वैल्यू 4x के बराबर होगा, ना कि 4 के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे a बराबर 4k और b बराबर 5k, ठीक है भाई। तो हम अभी ये लिख सकते हैं कि हाँ भाई a = 4k और b = 5k, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते a = 4 और b = 5, ये हम नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट दिस, ठीक है, ओके। तो हमेशा याद रखो कि इनके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है जिससे कि हमें वैल्यू मिलता है 20/25 मिलेगा, ठीक है भाई। तो रेशियो का मतलब ये होता है कि ये 4k के बराबर होगा, मतलब कुछ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर वैल्यू मिलेगा, और b बराबर होगा 5k के, मतलब कुछ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है भाई, ओके।
तो ये था रेशियो। अच्छा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो है पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या क्या है देख लेते हैं फिर से। पहला साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा मतलब क्या, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक, कोई भी एंगल हो सकता है। साइन थीटा, इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइट के बराबर, ठीक है। मतलब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं हम, हाँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, सपोज ABC, और थीटा को मान लेते हैं एंगल C, तो ये होगा हमारा बेस, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में हमें देखने को मिला, थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइट। तो साइन थीटा का वैल्यू होगा P और H का रेशियो, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बराबर होगा साइन थीटा के वैल्यू के साथ, ठीक है। अच्छा, अभी साइन थीटा को शॉर्टकट में हम लिखते हैं साइन थीटा, ई नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में। तो शॉर्ट फॉर्म में P/H को, सॉरी, साइन को साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। मतलब ई हट जाता है, हट जाता है। साइन के बाद आता है कोसाइन, कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा बराबर होता है बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के बराबर, ठीक है। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर हम करते हैं तब हमें कोसाइन थीटा का वैल्यू मिलता है, ठीक है। अच्छा, और कोसाइन को हम शॉर्टकट में लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा लिखते हैं शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर थर्ड नंबर रेशियो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, जिसका वैल्यू बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के बराबर, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस का अगर हम रेशियो करते हैं तो हमें टेंजेंट थीटा का वैल्यू मिलता है, और टेंजेंट थीटा को हम शॉर्टकट में लिखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा, ओके भाई, ओके। अभी टोटल 6 रेशियोज हैं, इनमें से 3 रेशियो हमें मिल चुके हैं। टोटल 6 रेशियो हैं, कैसे, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका, ठीक है। और भी 3 कैसे आएंगे, इसके साथ इसका मतलब उल्टा, फिर इसके साथ इसका मतलब उल्टा फिर से, और फिर इसके साथ इसका, सॉरी इसके साथ नहीं, इसके साथ इसका उल्टा होगा। मतलब इस रेशियो का उल्टा और एक रेशियो बन सकता है, इस रेशियो का उल्टा भी एक रेशियो बन सकता है, इस रेशियो का उल्टा भी एक रेशियो बन सकता है। तो क्या है इनके नाम, तो नंबर 4 पर आता है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, जिसका वैल्यू बराबर होता है H/P के बराबर, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर, मतलब कि साइन थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है भाई। तो यहाँ से तो ये हो गया। अच्छा, अभी 5वां रेशियो नंबर 5 सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा, जिसका वैल्यू बराबर होता है H मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस के बराबर, ठीक है। अभी सेकेंड थीटा को हम शॉर्टकट में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक थीटा, ठीक है। और देखने में ये आया है कि जो सेकेंड थीटा होता है मतलब सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल के बराबर होता है, ठीक है भाई, ओके। लास्ट रेशियो 6th नंबर रेशियो कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा,
जिसका वैल्यू बराबर होता है बी मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर के रेशियो के बराबर, ठीक है। और इस रेशियो मतलब को टेंजेंट का शॉर्टकट नाम है कॉट थीटा। को टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है कॉट थीटा। ओके ओके। फिर अभी हमें देखने को मिला कि जो टेंजेंट थीटा है उसका जो रेशियो है p बाई बी, उसका रेसिप्रोकल होता है को टेंजेंट थीटा का रेशियो, ठीक है, मतलब कोट टेंजेंट का रेशियो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि लिख लो फटाफट। पहला, साइन थीटा बराबर है 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर, 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर। ओके। और फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर है 1 बाय साइन थीटा के बराबर, 1 बाय साइन थीटा के बराबर। ओके। फिर कॉस थीटा बराबर है 1 बाय सेक थीटा के बराबर। वैसे ही इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर है 1 बाय कॉस थीटा के बराबर। ओके। फिर लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा बराबर है 1 बाय कॉट थीटा के बराबर। इसको हम ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर है 1 बाय टेन थीटा के बराबर। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे हुआ। तो आपको बस अगर आपके पास साइन आपको मिलता है तो कोसेक ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, और अगर आपको कोसेक मिलता है तो साइन ऑटोमेटिकली मिल गया। कैसे? रेसिप्रोकल करके। कॉस भी अगर मिल जाता है तो सेक मिल जाएगा, सेक मिल जाता है तो कॉस मिल जाएगा, कॉट मिल जाता है तो टेन मिल जाएगा, और टेन मिल जाता है तो कॉट मिल जाएगा। ठीक है भाई, ओके। फिर बातें करेंगे कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वेट, ऐसा होता है, देखो, साइन थीटा, इसको बहुत लोग सोचते हैं साइन इंटू थीटा। ठीक है, साइन इंटू थीटा, लेकिन ये एकदम गलत है, रॉन्ग है, ये एकदम रॉन्ग है ये। ठीक है, ऐसा कभी मत सोचना। ठीक है, मजाक हो सकता है लेकिन ऐसा मजाक मत करो। साइन थीटा साइन इंटू थीटा नहीं होता है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये कभी नहीं होता। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है कि ये कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, असली में साइन थीटा को हम प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, जब भी हम इसको स्टेटमेंट वाइज प्रोनाउंस करेंगे, इसे कहेंगे हम साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा। मान लीजिए एग्जाम्पल, साइन 30 डिग्रीज, कैसे प्रोनाउंस करोगे? साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री या फिर साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन इसको एक्चुअली में प्रोनाउंस किया जाता है ऐसे, साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, इसको कभी ऐसे नहीं लिखते कि साइन इंटू थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नहीं भाई, ये कोई एलजेब्रा नहीं है ये। ठीक है, एलजेब्रा में होता है ए बी, मतलब क्या, ए इंटू बी। नहीं, यहाँ पर एलजेब्रा नहीं चल रहा है, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो सबको याद पता होनी चाहिए, क्या बात है? ईच
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज ए रियल नंबर। मतलब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके जो वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे रियल नंबर में होते हैं। ठीक है, रियल नंबर में होते हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के कोई यूनिट नहीं होते हैं। क्यों भाई? अरे रेशियो है, रेशियो में क्या यूनिट होता है? क्या नहीं होता है। सिंपल कॉमन सेंस है, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में भी कोई यूनिट नहीं है। बिकॉज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो है, तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस मैंने आपको लिखा, इट हैज़ नो यूनिट। और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब क्या? पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के रखा है हमने, जिसका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। तो √2 भी एक स्क्वायर रियल नंबर। तो इसमें बोथ लिख सकते हो, बोथ इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स आएंगे इसमें। बोथ रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है भाई, रियल नंबर में तो आ सकते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर्स के पार्ट होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, फिर बात करेंगे एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे भाई, एक्सरसाइज में क्या ही है। ठीक है ना? एक्सरसाइज में क्या ही है सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी में, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखो, फिर इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे होता है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C, sorry, at angle A, right angled at A, if AB equal to 12 centimeter and AC equal to 5 centimeter and BC equal to 13 centimeter, find साइन ऑफ एंगल B या फिर साइन B, cos C और tan B। ठीक है, tan B का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। मतलब एंगल B का tan क्या होगा। ठीक, जैसे हम बोलते हैं ना tan थीटा, वैसे भी ये है tan B। ठीक है, tan B कैसे करोगे समझाता हूँ। पहले डायग्राम कर लो, डायग्राम फिगर कैसा होगा। ठीक है, फिगर कैसा होगा, बोला है एक ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट A है, A में राइट एंगल है, तो ऐसा कुछ बना देते हैं। अच्छा ऐसे बनाते हैं भाई, बहुत बार ऐसे बनाया है, ऐसे बना देते हैं, ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल नहीं है ये, रुको रुको रुको, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाओ। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना, अरे यार क्या बेईमानी है भाई, ये प्रॉब्लम क्या है इसका। राइट एंगल ट्राइंगल बन जा, ये भी नहीं बना। देखता हूँ, अरे बाप रे, तो और भी नहीं बनेगा। हाँ बन गया, बन गया, नाइस नाइस नाइस। ओके, तो राइट एंगल्ड एट A। ठीक है, अभी बोला है BC 13, AC 5 और AB 12। अभी मुझे बताओ कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो लॉन्गेस्ट साइड का ही सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू होगा 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या होगा, राइट एंगल के ऑपोजिट में होगा, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसका लेंथ क्या होगा 13 सेंटीमीटर। तो क्या होगा कि ये B होगा और ये C होगा। ठीक है, और नहीं सॉरी, ये C होगा, ये B होगा, बिकॉज पर हाइपोटेन्यूज के बाद सबसे लंबा लॉन्गेस्ट साइड, सेकंड लॉन्गेस्ट साइड हमेशा बेस होता है। बेस हमेशा नहीं, किस किस केसेस में, कुछ कुछ केसेस में बेस सेकंड हाईएस्ट नहीं, सेकंड लॉन्गेस्ट साइड होता है आफ्टर हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो AB हो गया 12 सेंटीमीटर और AC हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई,
तो गिवन इन्फॉर्मेशन से हमने डायग्राम में लिख ली है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। ओके, इसके बाद क्या बोला है, फाइंड साइन ऑफ बी। साइन ऑफ बी मतलब कौन सा वाला एंगल को मीन कर रहा है, ये वाला एंगल को। अभी इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट होगा परपेंडिकुलर, मतलब ए सी होगा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कौन सा होगा, बेस होगा ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो नाउ साइन ऑफ एंगल बी क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं अभी इसके बाद में ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको याद रखना कि कैसे पी बाई एच बी बाई एच कैसे याद रखोगे बता दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है, ट्रिक बता दूंगा। साइन बी इक्वल टू पी बाई एच। ओके, साइन बी इक्वल टू पी बाई एच। तो पी क्या है, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ये वाला, बेस है ये वाला, और हाइपोटेन्यूज है ये वाला। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो रहेगा क्या 5/13। तो 5/13 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, किसका, साइन बी का वैल्यू, मतलब हमारा आंसर। ठीक है ना, साइन बी का वैल्यू हो गया 5/13, बस यही करना था। ठीक है, तो साइन बी का वैल्यू हमें मिल चुका है। साइन बी का देखो, साइन बी हो, सी हो, डी हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा हो, साइन का फॉर्मूला हमेशा पी बाई एच ही होता है। ठीक है, बस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये वाला, अगर ये वाला एंगल बी होता है और ये वाला एंगल सी होता, तो परपेंडिकुलर कौन होता, परपेंडिकुलर होता ये वाला, इसका ऑपोजिट, इस वाला एंगल का ऑपोजिट, ये परपेंडिकुलर होता, और हाइपोटेन्यूज होता 90 का ऑपोजिट, मतलब ये वाला हाइपोटेन्यूज होता, और बेस होता ये वाला। तो आंसर क्या आता, आंसर साइन ऑफ एंगल बी आ जाता पी बाई एच, परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेन्यूज 13, 12/13 आंसर आता। ठीक है, तो हमेशा याद रखना भाई, एंगल को रेस्पेक्ट देकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वरना भाई आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, सो साइन बी का हमें वैल्यू मिल चुका है। अभी देखो कॉस सी मतलब कोसाइन ऑफ एंगल सी, एंगल सी के बारे में बात की गई है, मतलब अभी ये वाला एंगल हमारा, इसके रेस्पेक्ट में अभी हमें परपेंडिकुलर बेस निकालना है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ, कॉस का फॉर्मूला होता है, आपको याद, अभी आपको याद नहीं होगा, मतलब सीखते सीखते आपको याद आ जाएगा, कॉस इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला होगा बी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला है बी बाई एच। तो यहाँ से बेस कौन है फिर, इस एंगल के रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर कौन है, पहले परपेंडिकुलर होगा ये, इसका ऑपोजिट, बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री का ऑपोजिट, और बेस कौन सा होगा, बेस होगा ये। तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और हाइपोटेन्यूज है ये। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँगा भाई, ऐसे लिखने से गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर है अभी ए बी, तो बेस है, बेस है हमारा ए सी अभी के लिए, किस एंगल, किसके रेस्पेक्ट में, एंगल सी के रेस्पेक्ट में। तो बेस हो गया हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहा 5/13, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या था, परपेंडिकुलर था, देख सकते हो 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर था, यहाँ पर बेस हो चुका है। ठीक है, तो एंगल इधर उधर हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। फिर हम निकालेंगे tan b का वैल्यू। tan b का वैल्यू निकालने के लिए हमें जानना पड़ेगा tan का वैल्यू कितना होता है। tan का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर। ठीक है, अभी किस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल बी के रेस्पेक्ट पर। तो एंगल बी के रेस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर होगा ये, और बेस होगा ये वाला। ठीक है, बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो 5/12 होगा इसका आंसर, 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, फिर
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 5/12 आंसर होगा। इसमें मैंने और दिखाया नहीं, सेंटीमीटर को कैंसिल किया, डायरेक्ट लिख दिया, बिकॉज आपको तो पता ही है रेशियोज़ में क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। फिर हम बात करेंगे कि कैसे आपको याद रखने हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ के वैल्यू। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये 9 वर्ड्स का एक सेंटेंस। एक्चुअली इसको ऐसे लिखता हूँ, some people have curly brown अरे यार कौन सा वाला करा था ये, हाँ ये वाला, कर्ली ब्राउन हेयर। ओह सॉरी, अच्छा तो कॉपी कर लेता हूँ। हेयर turned perfectly black। ठीक है, तो जो लेटर्स मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके दिया है, देख सकते हो, उन सब से हमें देखो कैसे निकालना है। देखो शॉर्टकट, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था सेम शॉर्टकट है। SPH, S से साइन इक्वल टू P/H, ठीक है। C से कॉस इक्वल टू B/H, फिर T से tan इक्वल टू ये P/B, ठीक है। सिर्फ साइन, कॉस और tan निकालने से ही आपको कोसेक, सेक और कॉट के वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो यहाँ से लिख लो भाई, साइन इक्वल टू P/H, ठीक है। साइन इक्वल टू P/H, साइन थीटा मान लेते हैं, फिर यहाँ से कॉस थीटा बराबर B/H, ठीक है। और T से tan थीटा बराबर P/B, ठीक है भाई। समझ में आ गया शॉर्टकट ट्रिक कैसे हमने बताया। बस ये 9 वर्ड्स का एक सेंटेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स का एक सेंटेंस याद रखो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परफेक्टली ब्लैक, ठीक है भाई। इससे याद करने से आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा का वैल्यू अगर भूल भी जाते हो तो ऐसा निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, फिर आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि थोड़ा सा बुक्स से थोड़ा आउटसाइड होगा। मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन हैं, उनमें से कुछ देंगे हम,
और कुछ कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी फुल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम सब कुछ करेंगे cos A and tan A। और एक बात मैं आपको बताना भूल चुका हूँ, वो है कि क्वेश्चन में अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो गिवन है आपके पास, क्वेश्चन में सिर्फ एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर गिवन है, ओनली वन, तो आप बाकी के 5 आसानी से निकाल सकते हो। अगर एक गिवन है तो सिर्फ एक से आप बाकी के 5 ईजिली निकाल सकते हो। कैसे दिखाता, साइन ए का वैल्यू है 3/5, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए दिमाग की, ठीक है ना, दिमाग हमें चाहिए। साइन ए का वैल्यू है 3/5, ओके। अभी मुझे बताओ साइन का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे साइन का वैल्यू है परपेंडिकुलर बाई हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो P/H क्या है, बराबर है 3/5 के। अभी यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्या, जो मैंने बोला था, P=3 लिख देते हैं और हाइपोटेन्यूज इक्वल 5 लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है P=3 के और H=5 के, मतलब कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं दोनों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है P=3x और H=5x। वाह भाई क्या बात। अभी मुझे बताओ कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है 3x, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता है 5x, तो बेस का निकाल नहीं सकते क्या राइट एंगल ट्राइंगल में? हाँ भाई निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है ना। यहाँ से हाइपोटेन्यूज बराबर है हमारा 5x के बराबर है ना, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर लिखेंगे 5x होल स्क्वायर इक्वल टू, बेस हमें नहीं पता तो b² और परपेंडिकुलर है 3x होल स्क्वायर, ओके। तो 25x² माइनस हो जाएगा 3x इस तरफ आएगा, 9x² इक्वल टू b², तो माइनस करोगे तो आता है 16x² इक्वल टू b², ठीक है। फिर b का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 16x² का स्क्वायर रूट, ठीक है। इट इम्प्लाइसेस b इक्वल टू प्लस माइनस 4x। अभी देखो यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत क्या है। अभी मुझे बताओ कि -4x होल स्क्वायर करने से क्या हमें -16x² मिलता है या +16x² मिलता है? तो आप बोलोगे भाई +16x² मिलता है, ठीक है ना। तो -4x होल स्क्वायर को करने के बाद -4x को होल स्क्वायर करने के बाद हमें 16x² मिलता है, और वैसे ही 4x होल स्क्वायर करने के बाद भी हमें 16x² ही मिलता है, हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस देने की ज़रूरत क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम +4x होल स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 16x² ही मिलने वाला है, और अगर हम -4x होल स्क्वायर करते हैं तब भी हमें +16x² ही मिलने वाला है, इसलिए प्लस माइनस हमने यहाँ पर दिया है। लेकिन यहाँ पर अभी हम लिखेंगे बेस इक्वल टू ओनली 4x। लेकिन वाई? क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्यों +4x? बिकॉज लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो लेंथ होता है ना वो कभी भी नेगेटिव कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका हाइट -160 सेंटीमीटर है तो आपका विश्वास करोगे? तो आप बोलोगे भाई ये क्या बात हुई, क्या मजाक हुई है, हमारा हाइट तो हमें पता है पॉजिटिव में होता है। तो हाइट भी क्या है, एक लेंथ होता है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ओके। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता वैसे लेंथ भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमने इसमें प्लस माइनस से सिर्फ हमने प्लस सिलेक्ट किया है, माइनस हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ होता है माइनस,
होता है माइनस, लेकिन लेंथ कभी माइनस नहीं हो सकता ना, इसलिए हमने प्लस सेलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें बेस का वैल्यू मिल गया 4x। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें cos a निकालना है। cos a का वैल्यू क्या है, cos का वैल्यू क्या है मुझे बताओ। नाउ cos का वैल्यू क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितना है, बेस है 4x। ओके, 4x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है 5x। x और x कैंसिल, तो cos a का वैल्यू आता है 4/5 एंड दिस इज द आंसर। समझ में आ गया कैसे हुआ, समझ में आ गया कैसे हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, बस फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद बेस और हाइट पुट करो, हो गया हमारा आंसर। ओके, tan a का वैल्यू, tan a, अभी मुझे बताओ tan का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट जो थीटा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 3x और बेस है 4x। x और x कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3/4 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैसे हमने किया इस वाले क्वेश्चन को। ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इस वीडियो से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गया है।